देखिए, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। देखिए, आज की जो क्लास है, आप सबका जो टॉपिक है, वो है भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित प्रावधान। यानी हम सब पहले क्लास में पढ़े हुए थे, समझे हुए थे कि महिलाओं ने अपनी न्याय के लिए, अपनी समानता के लिए, अपनी एक रिस्पेक्टेबल जीवन जीने के लिए, है ना, एक अच्छे जीवन जीने के लिए शोषण रहित, अन्याय से अन्याय से दूर अन्याय से दूर और बहुत सारे हो रही उनके साथ भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किया। महिलाओं ने और पुरुषों ने बहुत सारे आंदोलन किया। पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे कि महिलाएं के लिए जो सती प्रथा था, पर्दा प्रथा था, है ना, महिलाओं के साथ हो रही शोषण, है ना, तो वही सारी चीजों के खिलाफ सभी लोगों ने अलग अलग अपना आंदोलन चलाया और उस आंदोलन से उन्होंने मुक्ति पाया। लेकिन वो कानून रूप से पूरी तरह से पारित नहीं थी। महिलाओं ने अपना हमेशा कोशिश किया कि मुझे समानता का अधिकार चाहिए, यानी हमारे जो जीवन होना चाहिए वो समानता के साथ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी सिंपल सी वे में याद रखें, महिलाएं हमेशा चाह रही थी कि हमारे साथ एक इक्वलिटी हो, समानता का अधिकार हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सुरक्षित जीवन हो, किसी प्रकार का कोई शोषण ना करे। तो इसके खिलाफ सभी लोगों ने, सभी महिलाओं ने, है ना, अपना अपना आंदोलन किया और बहुत पुरुषों ने भी आंदोलन किया। लेकिन वो पूरी तरह से कानून रूप से बाध्य नहीं थी, कानून रूप से वो लिखित प्रमाण नहीं थी। अब जो है संविधान पूरी तरह से कंप्लीट कर दी गई है। संविधान के प्रावधान ने पूरी तरह से ये संविधान के प्रावधान से पूरी तरह से ये कंफर्म हो चुका है कि महिलाओं को समानता का, भेदभाव से और अन्याय को प्राप्त करने का पूरी तरह से अधिकार है। पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला करके विकास करने का अधिकार है। ये संविधान ने पूरी तरह से ये कंफर्म कर दिया। क्योंकि पहले बहुत सारे आंदोलन हुआ करती थी, लेकिन आंदोलन में वो पूरी तरह से कानून रूप से मान्यता नहीं थी। लेकिन जैसे ही संविधान आई तो संविधान ने पूरी तरह से कानून रूप में ये मान्यता दे दी कि महिलाएं जो है समानता का अधिकार है, भेदभाव हो रही है उनके साथ तो उनके खिलाफ कानून बना हुआ है, उनके साथ हो रहा है शोषण, उनके साथ कानून बना हुआ है। दहेज हो, घरेलू हिंसा हो, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो, सभी के खिलाफ कानून बन चुका है। आज महिलाओं के साथ संविधान खड़ा है, उनका कोई आंदोलन नहीं खड़ा है। आज महिलाओं के साथ उनका संविधान खड़ा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संविधान को लेकर के। संविधान में देखेंगे कि महिलाओं को लेकर कौन कौन सी ऐसे कानून बनी गई है, कौन कौन सी ऐसे राइट्स, कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज, यानी कौन कौन से ऐसे कर्तव्य और अधिकार का बात बोला गया है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये नॉर्मली क्या है, भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित प्रावधान। यानी संविधान जो है महिलाओं के लिए बेसिकली जो राइट्स दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है, जो ड्यूटीज दिया गया है, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा जो है संविधान में दिया गया है। राइट टू इक्वालिटी, ये जो आपको दिख रहा है, समानता का अधिकार, ये संविधान में है। फिर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं डीएसपी, डीपीएसपी कहते हैं, यानी स्टेट पॉलिसी कहते हैं। और दूसरा आप देखेंगे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी पॉलिटिक्स में महिलाओं का क्या आरक्षण होना चाहिए, क्या अधिकार होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो भी दिया गया है। सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित किया, ये इसका मतलब क्या है। कानून संरक्षण दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया संविधान में, यह पूरी तरह से वर्णित है। घरेलू हिंसा में हो रहा है किसी प्रकार का कोई भी, तो 2005 में एक अधिनियम एक्ट बना है। कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न, यानी कोई भी महिलाएं यदि कार्य कर रही है किसी भी जाकर के, किसी भी कंपनी, बड़ी इंडस्ट्री में जाकर के, तो वहां पर ये उसके साथ किसी प्रकार का ट्रैफिकिंग हो, सेक्सुअल ट्रैफिकिंग हो या सेक्सुअल हरासमेंट हो, तो उसके खिलाफ एक कानून बनाया गया है 2023 यानी 2013 अधिनियम। अब देखेंगे, उसके बाद देखें अन्य प्रावधान है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, यानी उनको रिस्पेक्टफुल जीवन जीने का अधिकार है, कोई आत्मा का उनको ठेस नहीं पहुंचा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद
19 में दिया गया है। यानी यदि आप संविधान पढ़ेंगे ना तो संविधान में आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 14 से लेके 32 तक, आर्टिकल 14 से लेके 32 तक आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं को वहां पे राइट्स का बात किया गया है, फंडामेंटल राइट्स का बात किया गया है। संविधान जब उठाएंगे तो संविधान में बहुत सारे भाग हैं, लेकिन भाग 3 को पढ़ना है आपको। जब संविधान के भाग 3 को खोलोगे तो वहां पे एक अनुच्छेद दिया रहता है 12 से लेके 32 तक। ये 12 से लेके जो 32 तक ये संविधान का जो आपका आर्टिकल है, ये सारा आर्टिकल ये मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। और मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्ष का अधिकार, आपके खिलाफ हो रही किसी प्रकार का शोषण के विरोध करने का अधिकार, संविधान में हो रही किसी प्रकार का हनन उनके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार, है ना, सभा करने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार, ये जो है आपको संविधान के भाग 3 में आपको मिलेगा। संविधान के भाग 3 में जब आप देखेंगे 12 आर्टिकल से लेके, नहीं 12 आर्टिकल से लेके 32 आर्टिकल तक सभी जो है ये पूरी तरह से वर्णित है। और स्पेशल यहाँ पे महिलाओं के लिए भी बहुत सारे कानून बनी गई है। तो सबसे पहले बात करें समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देखेंगे तो आपका एक आता है अनुच्छेद 14 से लेके 16 तक। यहाँ पे 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेसिकली महिलाओं के लिए जो बना गया है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अनुच्छेद 14 में देखेंगे ना, आर्टिकल 14 में देखेंगे तो कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष, यानी कानून के समक्ष महिला हो, पुरुष हो या किन्नर हो, सभी को समानता का अधिकार है कानून के समक्ष। यानी यदि कोई गलती किया है, महिला हो पुरुष हो, उनको सजा मिलेगा, है ना। सो कानून के समक्ष सब कुछ बराबरी है, कानून के समक्ष सब कोई बराबरी है, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं। अब यदि अमीर है तो अब अमीर अपने घर पे है, यदि अब गरीब है तो गरीब अपने घर पे है। कानून के समक्ष कानून क्या चाहती है, क्या सही है, क्या न्याय है, उसी चीज को देखती है। ये आर्टिकल 14 में बताया गया है। आर्टिकल जब 15 पढ़ेंगे, 15(1) पढ़ेंगे तो उसमें लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी कोई भी जेंडर के आधार पे, जेंडर के बेस पे यदि किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कोई भेदभाव कर रहा है, लड़का लड़की या किन्नर के आधार पर कोई भेदभाव कर रहा है, तो ये आपका आर्टिकल 15 में दिया गया है। ये कानून निषेध है। कोई करता है ऐसा तो उसको एक तरह से पनिश किया जाएगा। मान लेते हैं कि कोई महिला है और कोई पुरुष है, कोई महिला है कोई पुरुष है, कोई कंपनी में दोनों काम कर रही है। अब महिलाओं को कम वेतन दिया जा रहा है और पुरुष को ज्यादा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, महिलाओं के साथ असमानताएं हो रही है। तो महिलाएं वहां पे आवाज उठा सकती है, क्योंकि वो भी इतना काम कर रही है, पुरुष भी इतना काम कर रहा है। तो किसी भी सेक्टर में महिलाओं हो, पुरुष हो, किन्नर हो, सभी को समानता का अधिकार है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ये नहीं कि महिला है, ये नहीं कि आप किन्नर हैं तो आप हमारी जगह पे नहीं आ सकते हैं, हाँ ये यहाँ के पानी नहीं पी सकते हैं, इस जगह पे नहीं घुस सकते हैं, ऐसा एकदम निषेध है। यदि ऐसा हो रहा है तो कानून के द्वारा उसको पनिश किया जाता है, दंडित किया जाता है। अनुच्छेद 15 में जब बात करते हैं तो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है आपका 15 में। अब अनुच्छेद 16 में देखें तो सरकारी नौकरियों में समान अवसर, महिलाओं हो पुरुष हो सभी के लिए सरकारी नौकरी यदि है तो सबके लिए समान अवसर है ना। आप देखेंगे अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज है, संताल कम्युनिटीज हो या फिर आपका ओबीसी कैटेगरीज का हो, जनरल कैटेगरीज का हो, एसटी कैटेगरीज का हो, एसटी कैटेगरीज का हो, तो सभी कैटेगरीज के लिए सब बराबरी है। लेकिन बराबरी कैसे किया गया है, वो आरक्षण के माध्यम से भी बराबरी क्या काम करता है सरकार, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे राज्य नीति के निर्देश तत्व, है ना, उसको बोलते हैं डीएसएसपी। यानी अनुच्छेद 39 में देखेंगे तो समान आजीविका है। समान आजीविका यानी सभी को समान आजीविका जीवन का अधिकार है, मतलब सभी को कमाने का अधिकार है, सभी को जीवन जीने का अधिकार है, सभी को नौकरी करने का अधिकार है, सभी को अपना एक स्टार्टअप खोलने का अधिकार है ना, अपना छोटा सा कोई भी टूल्स खोलने का, स्टॉल खोलने का अधिकार है। आजीविका मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड। लाइवलीहुड यानी किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, आप कमा के जी रहे हैं, नौकरी करके जी रहे हैं, जैसे करके जी रहे हैं, ये सभी का अधिकार है कि आप अपने जीवन जी सकते हैं। समान कार्य के लिए वेतन अनुच्छेद 39 में डी में दिया गया है। अनुच्छेद 39 जैसे पढ़ेंगे, ये राज्य के लिए है, बेसिकली राज्य के द्वारा ये नीति निर्देश है, राज्य के द्वारा। तो इसमें समान कार्य के लिए वेतन, यानी यदि आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में, किसी भी बड़ा सा इंडस्ट्री में, महिला पुरुष या किन्नर हो, सभी के लिए वेतन समान होनी चाहिए, है ना, सभी के लिए वेतन समान होनी चाहिए। हाँ, कोई ज्यादा बड़ा पोस्ट में हो तो उसके अकॉर्डिंग वो हो सकता है, लेकिन वही पोस्ट में है और वही पुरुष वही पोस्ट में, महिला भी वही पोस्ट में है, महिला भी इतना टाइम दे रही है, पुरुष भी इतना टाइम दे रहा है, किन्नर भी उतना टाइम दे रहा है, तो सभी तीनों को जब वेतन मिलना चाहिए वो बराबरी का मिलना चाहिए। किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन वेजेस को लेकर नहीं करना चाहिए, वेतन को लेकर नहीं कहना चाहिए। अनुच्छेद 42 में दिया गया है मातृत्व राहत व कार्यक्रम प्रस्तुति।
अनुच्छेद 44 में देखेंगे समान नागरिक संहिता, यूसीसी कहते हैं इसको, है ना। उसके बाद मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद दिया गया, महिलाओं को गरिमा का सम्मान करना। ये एक है आपका मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य का बात किया गया है इसमें। क्या किया गया है? मौलिक कर्तव्य का बात किया गया है कि महिलाओं के लिए जो है आप उनको क्या करेंगे, गरिमा के साथ उनका जीवन जीने का अधिकार है। यानी कोई भी महिलाओं के आत्मा को, महिलाओं के, आज मैं आप लोगों के लिए है ना, महिलाओं के आत्मा को या महिलाओं के रिस्पेक्ट को या उनके आत्मा को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, उनके गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। यानी गरिमा को यदि ठेस नहीं पहुंचाते हैं, उनको यदि भेदभाव की नजर से नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक तरह से संविधान का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्तव्य है आपका। जिस तरह से हमारा कर्तव्य है जाना गाना मना करने का, यदि हम लोग का यदि राष्ट्रगान होता है तो हमें खड़े होकर के राष्ट्रगान करनी चाहिए पूरी डिसिप्लिन के साथ, तो वो आपका कर्तव्य है। आपके आसपास में जितने भी सार्वजनिक वस्तुएं हैं, सार्वजनिक आपका सड़क है ना, सरकार के द्वारा बनाई गई पुल है, सरकार के द्वारा बनाई गई स्कूल है, सभी का रक्षा करना, सभी का संरक्षित करना, ये आपका कर्तव्य है। उसी तरह से महिलाएं भी एक तरह से उनका अधिकार, उनके काम और उनका सम्मान, उनकी गरिमा का सम्मान करना हमारा भी कर्तव्य है। ठीक है। आप देखेंगे राजनीतिक, यानी हम सब देख लिए समानता का अधिकार, ये आपका राज्य, मतलब राज्य में यानी आपका स्टेट में, स्टेट लेवल पे महिलाओं का क्या क्या है अधिकार, आपका एक कर्तव्य हो गया। आप यदि पॉलिटिक्स के व्यू से देखें, महिलाओं के लिए राजनीतिक में क्या भागीदारी है, कोई संविधान संविधान में, है ना, महिलाएं जो जाती है राजनीति में, चुनाव लड़ती है, या कोई वार्ड में खड़ा होती है, मुखिया में खड़ा होती है, सरपंच में खड़ा होती है, तो क्या संविधान द्वारा उसका कोई कानून बना हुआ है, कोई प्रतिनिधित्व देता है? तो यस। आप देखेंगे पंचायती में 33% आरक्षण है। मतलब यदि सपोज डेट, यदि यहाँ पे देखेंगे तो यदि एक पंचायत में 100 टोटल यदि चुनाव लड़ता है, तो उसमें 33% महिला ही चुनाव लड़ेंगी। इतना 33% आरक्षण कर दिया है ना। अब 74वां संशोधन यानी संशोधन हुआ है, यदि अब 73वां संशोधन में देखेंगे, संविधान में जब संशोधन हुआ है, संशोधन को कहते हैं अमेंडमेंट, है ना। तो आपका 73वां संशोधन के अकॉर्डिंग से दिखाया गया कि पंचायती राज में महिलाओं का 33% आरक्षण पूरी तरह से आरक्षित है। 74 संशोधन में बतलाया गया है कि नगर निकाय में 33% आरक्षण, यानी शहर क्षेत्र में महिलाएं, शहर क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, यानी शहर मतलब कोई सिटी में, कोई टाउन एरिया में राजनीति में यदि महिलाओं भागीदारी करती है, राजनीति में उतरती है, तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सीट जो है रिजर्व किया जा रहा है। पंचायती राज में, गांव में भी वही आपका है। एक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद हो या विधानसभा हो, 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। यानी महिलाओं को पंचायती राज से लेके राज्य लेवल से लेके आपका पूरे स्टेट लेवल से लेके पूरे केंद्र लेवल तक महिलाओं की जो राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, वो 33% पूरी तरह से आरक्षित कर दी गई है। कानूनी संरक्षण देखिए कानून में बनाया गया है। सभी लोग देखेंगे पर्दा प्रथा या फिर आपका सती प्रथा, है ना, उनका शोषण हो रहा था, तो सभी लोग अपना अपना मूवमेंट किया ना, आंदोलन किया ना, लेकिन संविधान ने पूरी तरह से अपना कंफर्म कर दिया कि दहेज जो है एक तरह से अपराध है। यदि कोई किसी का शादी हो रहा है तो कोई लड़का मन चाहे उनके साथ दहेज का डिमांड नहीं कर सकता है। दहेज निषेध अधिनियम है, यानी दहेज आप ज्यादा नहीं ले सकते, दहेज जितना होना चाहिए उतनी कम लेनी चाहिए, मतलब समानता के दृष्टि से लेना चाहिए। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में बना है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना। इसमें बतलाया जाता है कि घर में पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं। घर में उनके सासू माँ हो या किसी प्रकार का कोई लोग हो, उनके सास हो, ससुर हो, या उनके बहुत सारे फैमिली में हो, यदि वो लड़की का शादी हुआ है और वो दहेज नहीं दी है, तो उनके साथ यदि शोषण हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है, तो फिर वो 2005 में ये कानून बना हुआ है कि महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, या फिर महिलाओं के साथ हो, पुरुषों के साथ हो, या बेसिकली किन्नर के साथ हो, कोई भी घरेलू हिंसा कर रहा है तो उसके पर एक तरह से दंडित किया जाता है, यानी कानून से अवैध है। घर में, बाहर में, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, किन्नर के साथ कोई भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब क्या? घर में शोषण करना, ताना मारना, बिना बेवजह का गाली देना, वो ये आपका क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। ठीक है।
कार्यस्थल यौन उत्पीड़न अधिनियम, यानी देखिए आजकल आप देखेंगे महिलाएं जो है अपने आपको खड़ा कर रही है, पैसा इंडिपेंडेंट बन रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बन रही है, यानी खुद का वो कमाना चाहती है और खुद का जीवन जीना चाहती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि महिलाएं यदि बाहर जाती है काम करने के लिए, आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई भी कंपनी में जाता है या कोई बड़ा सा ब्लॉक लेवल पे किसी लेवल पे जाता है, तो वहां पे महिलाओं के साथ एक यौन उत्पीड़न होता है। यौन उत्पीड़न यानी एक तरह से उनको गलत दृष्टि से देखना, गलत नजर से देखना, गलत हाथ लगाना, टच करना, या फिर एक तरह से कुछ गलत बात बोल देना, कुछ फंसा देना, है ना, ब्लैकमेल करना, ये आपका सब कार्य, ये सब क्या है, आपका यौन उत्पीड़न में आता है। तो इसलिए 2013 में एक कानून बना कि महिलाएं जहां भी काम करती है, इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, किसी भी जगह पे महिलाओं के साथ यदि कोई भी गलत काम कर रहा है, यौन उत्पीड़न कर रहा है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा 2013 के मुताबिक, है ना। मातृ लाभ अधिनियम बताया गया है, मतलब यदि लड़की यदि महिला माँ बनती है तो उनको बहुत सारे लाभ मिलेंगी पंचायती राज पे या ग्रामीण लेवल पे। अन्य प्रावधान बना गया है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है महिलाओं को, और महिलाओं को स्वतंत्र जीवन जीने का भी अधिकार है, यानी महिलाएं जो है सभा कर सकती है, महिलाएं अपना आंदोलन कर सकती है, महिलाएं अपना नारा लगा सकती है, तो ये महिलाओं का अधिकार है, अनुच्छेद 19 में बतलाया गया है। ठीक है, तो यही है आपका यहाँ पे इंग्लिश से डाला गया है, राइट टू इक्वलिटी यहाँ पे देखा गया, फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे मौलिक अधिकार में कि समानता का अधिकार है, भेदभाव करने का अधिकार नहीं है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर जगह पे जॉब के सेक्टर में समान अवसर मिलनी चाहिए, फ्रीडम स्पीच, और आर्टिकल 19 में बताया गया है कि सभी को बोलने का अधिकार है, राइट लाइफ ऑफ डिग्निटी, अपना जीवन एक गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। और यदि हम देखें तो आपका पॉलिटिकल लेवल पे महिलाओं का जो है 73 और 74 अमेंडमेंट जब हुआ तो 33% जो है आरक्षण दे दिया गया पंचायत राज पे और अर्बन लोकल बॉडीज पे, यानी पंचायती राज पे और नगर क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो पॉलिटिक्स पार्टिसिपेंट होनी चाहिए वो 33% पूरा रिजर्वेशन कर दिया गया है। आप यदि देखेंगे आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 में बना गया है, और इसमें बतलाया गया कि 33% आरक्षण जो होगा, 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज, यानी पार्लियामेंट और असेंबली में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, सीटें। उसके बाद आप देखेंगे तो राइट टू इक्वलिटी है आपका 14, राइट टू आपका नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आर्टिकल 15 में देखेंगे तो महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, महिलाएं मतलब जेंडर के साथ, महिला पुरुष या किन्नर हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 15 में बताया गया है। आर्टिकल 15(3) में देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए वीमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आपका जो यह स्टेट लेवल पे जो दिया जाता है इक्वल लाइवलीहुड, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल काम, यदि कोई आर्टिकल 39 में देखेंगे तो महिला यदि काम कर रही है किसी भी सेक्टर्स में तो उनके साथ जो है इक्वल पेमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि बराबरी डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसा नहीं। आपका है मार्टिनिटी रिलाइव्स एंड वर्क्स एंड कंडीशंस, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स दिया गया है आर्टिकल्स इतने में। ठीक है, तो देखिए महिलाएं 14 में महिलाओं के समक्ष कानून का संरक्षण अधिकार हो, मतलब क्या है, धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 15 में देखेंगे महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, इसमें महिलाओं में पक्ष और सकारात्मक भेदभाव प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति देता है, सरकारी नौकरी में समान अवसर हो। अब 15 और इसमें स्वतंत्रता और गरिमा से जुड़े अधिकार दिया गया है ना, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है और अपना जीवन जीने का अधिकार है सही रूप से। अब राज्य लेवल पे राजनीति के निर्देश में देखेंगे डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, इसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें दिया गया पुरुष महिलाएं दोनों का समान आजीविका का साधन है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन होने चाहिए, मनोचित कार्य दशाएं मातृत्व होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य रखा गया है। मौलिक कर्तव्य है कि महिलाओं जो है महिलाओं के गरिमा का विरोध प्रथाओं का त्याग करना चाहिए, जो मतलब आपका जो भी जितनी भी प्रथाएं बनी है, प्रदा प्रथा हो, सती प्रथा हो, सबका विरोध करना चाहिए और हमें खड़े होनी चाहिए। आपका अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन हुआ है आपका 73 और 74 में, पंचायती राज पे और नगर परिषद में महिलाओं के लिए जो भी आपका 33% आरक्षण होना चाहिए, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में पार्लियामेंट में असेंबली में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पूरी तरह से है। आप देखेंगे यहाँ पर आपका दहेज लेना गलत बात है, घरेलू हिंसा हो रहा है तो आपके लिए 2005 का एक्ट बना है, यौन उत्पीड़न हो रहा है तो आपका 2013 का एक्ट बना हुआ है। तो सिंपल सी वे में याद रखें ना, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता और सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी को, कोई भी जेंडर हो, स्पेशल महिलाओं के लिए
उनको समानता के साथ, सुरक्षा के साथ और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार बतला दिया गया है। इक्वलिटी, प्रोटेक्टिव्स एंड साथ-साथ रेप्यूटेशन और डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है, ताकि कोई भेदभाव ना हो और महिला, पुरुष और सभी जेंडर एक दूसरे के साथ मिल करके कंधे से कंधे मिला करके देश के विकास में अपना योगदान दें। और जो भी हम लोग के पास जो भ्रम है ना? जो हमारे पास डिल्यूजन और इल्यूजन है कि महिला और पुरुष और किन्नर के बीच भेदभाव रखनी चाहिए, उसको हटाना है। और जो भी पुराने ट्रेडिशनली जितना प्रकार का कानून बनाया गया है, जितना प्रकार का नियम और सिस्टम है, उसको हटाना है। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, है ना? तो ये चीज़ को हटाना है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं देना, ये भी हटाना है। महिलाओं को खुलेआम देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सब कुछ करनी चाहिए, लेकिन एक पूरी मर्यादा के साथ, क्योंकि आज की दुनिया बहुत ही ज़्यादा अब अलग है। ये नहीं कहते हैं कि महिलाओं को पूरी तरह से छूट दे देनी चाहिए। महिलाओं को छूट मतलब क्या? यदि महिलाओं को यदि अधिकार मिलता है, महिलाओं को यदि सही राइट्स मिलता है, तो उस राइट्स को सही से फ़ॉलो करना उनका कर्तव्य है। ये नहीं कि उनको बहुत सारा राइट्स मिल गया तो वो गलत इस्तेमाल कर लेंगी, तो ऐसा तो नहीं है। है ना? तो यानी राइट्स दिया जाता है तो इसका मतलब है कि आप यदि आपको अधिकार दिया गया है तो आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि उस अधिकार का सही से फ़ॉलो करें, सही से नियम का पालन करें। ठीक है? ये बेसिकली जेंडर में हो रही भेदभाव को खत्म करना और देश के विकास में सहायक होना, यही है। क्योंकि हमें पता है कि जब तक महिला, पुरुष और सभी जेंडर एक दूसरे के साथ मिल करके कंधे से कंधे मिला करके देश के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे तो देश विकास नहीं होगा। हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खेलते-खेलते हमारा जीवन गुजर जाएगा, हमारा भारत जो है जहाँ का तहाँ रह जाएगा। ठीक है? तो यही यहाँ बतलाई गई है। चलिए क्लास को एंड करते हैं। यदि किसी प्रकार का किन्हीं को कोई डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन सब क्वेश्चन करें।